तो एक सवाल जो आजकल हर जगह है, क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज के पहाड़ तले दब रही है? क्या किंग डॉलर का राज अब खत्म होने वाला है? ये वो हेडलाइंस हैं जो हम रोज पढ़ते हैं, पर आज हम इन हेडलाइंस की चीर-फाड़ करेंगे। और इसके लिए हमारा आधार है डीएसपी म्यूचुअल फंड की नवंबर 2025 की नेत्रा रिपोर्ट। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट 3 बहुत दिलचस्प कहानियों पर से पर्दा उठाती है। पहली, जिसे हम कह सकते हैं अमेरिकी कर्ज का मायाजाल। दूसरी, भारत की विकास गाथा का हवाई और जमीनी दोनों नज़ारा। और आखिर में हम देखेंगे कि भारतीय बाजार में जो ये तेजी है वो कितनी असली है। चलिए फिर इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी चिंता से जो पूरी दुनिया को सता रही है, अमेरिका का बढ़ता कर्ज। आंकड़े तो वाकई डरावने लगते हैं। 2008 में संघीय कर्ज था $11 ट्रिलियन और आज है $38 ट्रिलियन, जबकि इसी दौरान जीडीपी तो सिर्फ $17 ट्रिलियन ही बढ़ी। मतलब कर्ज कमाई से दोगुनी तेजी से बढ़ा है। ये तो एक बड़ी समस्या लगती है। हाँ, और अगर आप सिर्फ इसी एक आंकड़े को देखेंगे तो लगेगा कि अमेरिका एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन नेत्रा रिपोर्ट कहती है कि यह तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तब सामने आती है जब हम सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि पूरे देश की बैलेंस शीट को एक साथ देखते हैं। मतलब सरकार, कंपनियां और आम परिवार सब मिलाकर। अच्छा, तो ये एक तरह से पूरे देश का हिसाब किताब हुआ। तो उसमें क्या निकल कर आता है? यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात है। जनवरी 2020 यानी कोविड से ठीक पहले अमेरिका का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का 252% था। अब इतनी मनी प्रिंटिंग और सरकारी खर्च की कहानियों के बाद अंदाजा लगाइए कि ये कितना होगा। मुझे लगता है कि 300% के पार तो आराम से पहुंच ही जाया होगा। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। आज ये आंकड़ा घटकर 246% पर आ गया है। एक मिनट, क्या कहा आपने? हाँ, 246%। यानी कुल मिलाकर एक देश के तौर पर अमेरिका पर कर्ज का बोझ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर सरकार ने इतना भारी कर्ज लिया तो फिर ये कमी आई कहां से? ये तो हिसाब में फिट ही नहीं बैठ रहा। और भले ही कुल कर्ज कम हुआ हो, पर अगर सारा जोखिम सरकार पर आ गया है तो क्या ये अपने आप में एक बड़ा खतरा नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर कहानी का असली मोड़ है। देखिए, 2008 की मंदी एक तरह से अमेरिकी परिवारों और कंपनियों के लिए एक वेकअप कॉल थी। उसके बाद सरकार ने तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारी कर्ज लिया, लेकिन इसी दौरान आम परिवारों और कॉर्पोरेट सेक्टर ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने अपने कर्ज चुकाए और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया। तो एक तरह से सरकार ने छाता खोल दिया ताकि बाकी लोग अपने घर ठीक कर सकें। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे परिवार में कोई एक सदस्य एक बड़ा बिजनेस लोन ले ले ताकि बाकी लोग अपने महंगे क्रेडिट कार्ड के कर्ज चुका सकें। आंकड़ों में देखें तो 2008 के बाद से अमेरिकी परिवारों का कर्ज जीडीपी के 100% से घटकर आज सिर्फ 69% पर आ गया है। 69%? 2008 के बाद से इतना बड़ा बदलाव? इसका मतलब तो ये हुआ कि औसत अमेरिकी परिवार आज 15 साल पहले के मुकाबले आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये बात तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलती। बिल्कुल। और इसी मजबूत बैलेंस शीट का एक और असर दिखता है जो डी डॉलराइजेशन की कहानी को भी चुनौती देता है। जो ये कहा जाता है ना कि चीन और दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं, ये बात तकनीकी रूप से सही है। 2013-14 से विदेशी सरकारों की खरीद लगभग स्थिर है। तो फिर इतना सारा सरकारी कर्ज खरीद कौन रहा है? अगर चीन जैसे बड़े खिलाड़ी पीछे हट रहे हैं तो कोई तो होगा जो ये जोखिम ले रहा है। असली खरीदार अब सरकारें नहीं हैं। तो कौन है? प्राइवेट संस्थान। दुनिया भर के पेंशन फंड, हेज फंड और निजी निवेशक पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकी ट्रेजरी खरीद रहे हैं। वजह साफ है, अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी वास्तविक ब्याज दरें दे रहा है। तो एक तरह से निजी बाजार ने डॉलर पर अपना भरोसा जताया है, भले ही भू राजनीति कुछ भी कहती हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डॉलर के पतन की भविष्यवाणी शायद जल्दबाजी होगी। चलिए इसी कड़ी में अब भारत की कहानी को समझते हैं। रिपोर्ट इसे 2 नजरियों से देखती है, जूम आउट और जूम इन। हाँ, और ये दोनों नजरिए कहानी के 2 बिल्कुल अलग पहलू दिखाते हैं। जूम आउट व्यू मतलब लंबी अवधि की बड़ी तस्वीर बेहद आशावादी है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से देखें। एक सेकंड, पीपीपी को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। पीपीपी का मतलब है कि असल में किस देश में $1 से कितना सामान खरीदा जा सकता है। यह हमें देशों की असल आर्थिक ताकत बताता है, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव के बिना। समझ गई। तो इस पैमाने पर हम कहाँ खड़े हैं?
इस पैमाने पर आज चीन 40 ट्रिलियन, अमेरिका 30 ट्रिलियन और भारत 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और अगर मौजूदा ग्रोथ का ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक भारत और चीन की मिलीजुली अर्थव्यवस्था अमेरिका से बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब जमीन पर कुछ दिख रहा है? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च। रिपोर्ट का एक आंकड़ा तो दिमाग हिला देता है। भारत ने आज़ादी से लेकर 2020 तक यानी करीब 75 सालों में फिक्स्ड एसेट बनाने पर करीब 12 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। अब अनुमान है कि सिर्फ इसी एक दशक 2020 से 2030 के बीच हम 12 ट्रिलियन डॉलर्स से ज़्यादा खर्च करेंगे। वाह, मतलब 75 साल का काम अब सिर्फ 10 साल में हो रहा है। ये तो वाकई में एक पीढ़ीगत बदलाव है। और रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात थी कि हमारे खर्च का असर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल, इसे रिपोर्ट कैपिटल इफेक्टिवनेस कहती है। उदाहरण के लिए $1 मिलियन में भारत अमेरिका के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा लंबी सड़क बना सकता है। वजह साफ है, सस्ती जमीन, कम मजदूरी और अब तेज प्रक्रियाएं। इसका मतलब है कि हमारे 12 ट्रिलियन डॉलर का असर अमेरिका के 12 ट्रिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा होगा। ये तो हुई बड़ी भविष्य की शानदार तस्वीर। लेकिन जब हम जूम इन करके आज की जमीनी हकीकत देखते हैं तो क्या वो भी इतनी मजबूत है? और यहीं पे कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। जूम इन व्यू बताता है कि ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग और धीमी है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे पर्सनल लोन की ग्रोथ, पेट्रोल डीजल की खपत, ये सब कोविड के बाद की शुरुआती तेजी के बाद अब ठंडे पड़ गए हैं। तो मतलब हम एक तरह की के-शेप रिकवरी देख रहे हैं, जहां शायद प्रीमियम चीजें तो बिक रही हैं लेकिन आम आदमी से जुड़ी चीजों की मांग में कमी आई है। आपने बिल्कुल सही समझा। रिपोर्ट में ऑटो सेल्स का डेटा यही दिखाता है। M&M जैसी कंपनियां जो महंगे SUVs बनाती हैं, उनकी बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन मारुति और हुंडई जो छोटी और मध्यम वर्गीय कारें बनाती हैं, उनकी बिक्री में गिरावट आई है। ये साफ संकेत है कि मांग एक समान नहीं है। तो फिर इस सुस्त पड़ती ग्रोथ का निवेश पे क्या असर है? अगर जमीनी हकीकत धीमी है तो फिर शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को कैसे छू रहा है? यहाँ कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है? यही इस रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार इस समय बहुत महंगा है, या उनके शब्दों में कहें तो फ्रॉडी यानी झागदार है। BSE ऑल कैप की लगभग 60% कंपनियां 30 से ज्यादा के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रही हैं। PE मल्टीपल यानी कंपनी की कमाई के मुकाबले उसका शेयर कितना महंगा है। तो 30 का PE मतलब निवेशक कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए 30 रुपए देने को तैयार है। एकदम सही। और चिंता की बात सिर्फ ये नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इनमें से कई महंगी कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE घट रही है। अच्छा, तो हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं ऐसी कंपनियों के लिए जिनका बिजनेस प्रदर्शन ही कमजोर हो रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि मर्सिडीज की कीमत पर एक ऐसी कार खरीद रहे हैं जिसका माइलेज लगातार घट रहा हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही हो रहा है। NSE 500 इंडेक्स का मीडियन PE 41 गुना पर है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा है। ऐसे में सस्ते और अच्छे सौदे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो क्या इस महंगे बाजार में कहीं कोई उम्मीद की किरण है? कोई ऐसा सेक्टर जो अभी भी नजरअंदाज किया गया हो? रिपोर्ट 2 सेक्टरों की ओर इशारा करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर की बात करें तो इसे बाजार ने पिछले कुछ समय से पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है। ग्रोथ धीमी है, ये सच है, लेकिन यहाँ एक बहुत सकारात्मक संकेत छिपा है। वो क्या है? कोविड के बाद IT कंपनियों के मार्जिन में जो बड़ी गिरावट आई थी, वो गिरावट अब रुक गई है। मार्जिन अब स्थिर हो गए हैं। ये बताता है कि सेक्टर एक बुरे कारोबारी चक्र से गुजर रहा है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल टूटा नहीं है। तो ये एक चक्रीय मंदी है, कोई ढांचागत समस्या नहीं। मतलब बिजनेस का इंजन ठीक है, बस सड़क खराब है। बिल्कुल, ये 2016-17 के दौर जैसा है। अभी ये सेक्टर एक उचित मूल्यांकन पर मिल रहा है। रिपोर्ट का मानना है कि अगर यहाँ से इसमें 15-20% की और गिरावट आती है तो ये लंबी अवधि के निवेश के लिए एक बहुत आकर्षक मौका बन सकता है। तो आज की इस चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, अमेरिकी डॉलर की कहानी उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। दूसरी, भारत की लंबी अवधि की विकास की कहानी बहुत मजबूत है, लेकिन छोटी अवधि में जमीनी हकीकत थोड़ी सुस्त है। और तीसरी, भारतीय शेयर बाजार कुल मिलाकर खतरनाक रूप से महंगा है, लेकिन IT जैसे नजरअंदाज किए गए कोनों में कुछ अवसर तलाशे जा सकते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस रिपोर्ट के एक हिस्से ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स से प्रेरित है। जब बाजार में हर निवेशक एक ही दिशा में भागता है
और उन्हीं कुछ गिने चुने लोकप्रिय शेयरों में और पैसा लगाता है, तो हर कोई अपने लिए तो एक तर्कसंगत फैसला ले रहा होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सामूहिक तर्कसंगतता पूरे बाजार को एक बहुत ही नाजुक और जोखिम भरी स्थिति की ओर तो नहीं धकेल रही है? एक ऐसी स्थिति जहां हर कोई एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी भगदड़ का कारण बन सकती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।